क्या हमारे सियासतदान फ़ौजी क़यादत को खुद से फ़ोन करके मुलाकात के लिए टाइम मांगते हैं? क्या हमारे पॉलिटिशियंस फ़ौजी क़यादत को खुद से फ़ोन करके डील की बात करते हैं? जजेस के हवाले से कहा जाता है कि ज़रा हाथ हल्का रखा जाए, जजेस को कहा जाए कि केसेस जो हैं उनके ऊपर प्रेशर ना डाला जाए। ये सब मामलात बहुत ही अहम हैं। ख़बर सिर्फ ये नहीं है नाजरीन कि ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस से पहले अपोजिशन के रहनुमाओं ने फ़ौजी क़यादत से एक मुलाकात की, जिसको खुफिया मुलाकात इसलिए कहा जा रहा है कि उससे पहले किसी को इल्म नहीं था, किसी के सामने नहीं लाई गई थी ये बात कि वो मुलाकात है। ख़बर ये भी है कि उस मुलाकात से कबल अगस्त और सितंबर के महीने में मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने फ़ौजी क़यादत से 2 या 2 से ज़ायद मरतबा मुलाकात की और उस मुलाकात का मौजू मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ के मसाइल थे या उनके मामलात थे। ये बात DGISPR जनरल इफ्तिखार बाबर साहब ने कैटेगोरिकली एक टेलीविज़न प्रोग्राम में बता दी है। इसको जो है वो सबके सामने आप कह लीजिए उन्होंने इंकशाफ किया या उन्होंने बताया है कि मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने फ़ौजी क़यादत जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद से 2 या 2 से ज़ायद मुलाकातें की हैं, जिसमें उनकी मुलाकात का मौजू मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ साहब थे। अब आते हैं हम ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की जानिब। किसने किससे कब कहाँ और क्यों मुलाकात की, इसकी तफसील आपको बताए देते हैं और उन मुलाकातों में क्या कुछ हुआ। ये मुलाकात जो कि ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस से पहले हुई, जिसमें शहरी रहमान, बिलावल भुट्टो, एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ और चंद दीगर लीडर्स मौजूद थे, उसमें इमरान खान साहब मौजूद नहीं थे। शहरी रहमान की जानिब से सवाल उठाया गया कि इमरान खान वज़ीर आज़म इस मुलाकात में क्यों नहीं आए और वो इससे पहले भी चंद मुलाकातों में नहीं आए। तो इसके ऊपर उनको कोई जवाब नहीं दिया गया। इसकी वजह ये थी कि जाहिर है कि जब उन्होंने सवाल किया और फ़ौजी क़यादत को इसका जवाब देना चाहिए था, लेकिन जवाब नहीं मिला। तो क्या इमरान खान खुद से इस मीटिंग में नहीं आए, उन्होंने पहले से फैसला कर लिया था, या किसी काम की बिना पर नहीं आए, या इस मीटिंग में इमरान खान साहब को नहीं बुलाया गया? इसका जवाब PTI ही दे सकती है। लेकिन इस मीटिंग का एक और बहुत अहम ख़बर वो भी आपको बताए देते हैं। शेख रशीद साहब ने एक जो किताब है, उन्होंने एक टेलीविज़न के प्रोग्राम में बताया कि अपनी किताब जो है वो बाजवा साहब को देना चाहते थे और वो उसके लिए इंतज़ार कर रहे थे। तमाम जो लीडर्स हैं वो चले गए थे, लेकिन ख्वाजा आसिफ और एहसन इकबाल साहब एक कोने में काफ़ी देर तक जनरल बाजवा और फैज़ हमीद साहब से गुफ्तगू करते रहे। अब जाहिर है कि ये गुफ्तगू किस हवाले से होगी? जब तमाम लीडर, तमाम पार्टियां चले जाएं तो जाहिर है कि उस वक्त वो गुफ्तगू करेंगे तो कोई उनकी पार्टी के हवाले से ही बहुत अहम मामला होगा। हो सकता है कि उन्होंने मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ के केसेस के हवाले से बात की, उनके ऊपर जो प्रेशर्स हैं उनके हवाले से बात की हो, क्योंकि इस मफरूज़े को इसलिए तक़वियत मिलती है कि इससे पहले फ़ौजी क़यादत की जानिब से जो बताया गया है कि मोहम्मद ज़ुबैर साहब की 2 मीटिंग्स पहले हुई हैं और उनका मौजू जो है वो यही था। तो हो सकता है कि उस वक्त भी जो बात हो रही हो वो वही बात हो रही हो। बिलावल भुट्टो ने इस मीटिंग में ये सवाल उठाया कि आने वाले इलेक्शंस जो हैं वो शफाफ होने चाहिए, उसकी शफाफियत के हवाले से बात की। तो बाजवा साहब का उसका जवाब ये था कि जो इलेक्शन कमीशन के सरबराह हैं वो आपके लगाए हुए हैं। जब नैब के हवाले से बात की गई, जब एहतसाब के हवाले से बात की गई, तो फ़ौज की जानिब से ये जवाब दिया गया कि जो चेयरमैन नैब हैं वो भी तो आप ही लोगों ने लगाए हैं, आप हमसे क्या सवाल कर रहे हैं। यही नहीं बल्कि ये भी शुनीद है कि जो मोटरवे का वाक़या है गोजरा के हवाले से, उसके ऊपर भी कोई बात हुई है, जिसके ऊपर यही कहा गया है कि आप लोग खुद ही, पहले आप लोगों के लगाए हुए लोग इस तरह के बयान देते हैं और उसके बाद जो है फिर ये कुछ होता है। ये भी कहा गया बाजवा साहब की तरफ से कि फिर आप हमें फ़ोन करते हैं। ये बात इसलिए की गई कि ख्वाजा आसिफ साहब ने नाज़रीन इलेक्शन के रात को जब रिज़ल्ट आ रहे थे तो जनरल बाजवा को फ़ोन किया था। ख्वाजा आसिफ साहब ने ख़ुद भी ये बात कबूल की है। उन्होंने बाजवा साहब को फ़ोन किया था और ये जो परेशानी थी उनको, उसका उन्होंने ज़िक्र किया था कि रिज़ल्ट के हवाले से उनको ख़ासी परेशानी है, जिसके ऊपर जो है बाजवा साहब ने मीटिंग में ये बात की कि फिर आप ही जो है आप हमें फ़ोन करते हैं और हमें मामला सुलझाने की बात करते हैं। बहरहाल ख्वाजा आसिफ साहब वो इलेक्शन जीत गए थे बाद में, लेकिन इसके अलावा एक अहम बात जो है वो ये है कि मरीम नवाज़ से जब ये पूछा गया कि क्या आपको इन मुलाकातों का इल्म है, उनका ये कहना था कि ना तो ऐसी किसी मुलाकात के लिए बुलाया जाना चाहिए और ना ही ऐसी किसी मुलाकात में जाना चाहिए। तो इसका मतलब, इसका तासुर ये मिला कि शायद मरीम नवाज़ इन तमाम मुलाकातों से लाइल्म है और तमाम बोझ, तमाम जिम्मेदारी जो है इसकी
शहबाज शरीफ साहब के कंधों पर जा पड़ी, क्योंकि जाहिर है कि अगर मरीम नवाज़ को इसका इल्म नहीं था तो फिर शहबाज शरीफ को इसका इल्म होगा और उनको इन मुलाकातों का इल्म होगा और उन्होंने एक कबूल किया होगा कि हम इस मुलाकात में जाएं। क्या ऐसा था? तो वो जो एक खलीज हायल नज़र आती है दोनों में, ये जो दो किनारे नज़र आते हैं हमें मरीम नवाज़ और शहबाज शरीफ के, वो इस वक्त भी वो टकराव नज़र आया है, क्योंकि उनका कहने का तासुर यही मिलता है कि उनको कुछ नहीं मालूम। लेकिन एक और सवाल ये खड़ा होता है कि अगर उनको इस चीज़ का इल्म नहीं था तो इससे पहले मोहम्मद ज़ुबैर साहब की मीटिंग्स की जो खबर सामने आई है उसका तो मौजू ही मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ थे। तो ये कैसे मुमकिन है कि वो दो मुलाकातें हुई हैं उसका भी इल्म मरीम नवाज़ को ना हो? क्योंकि ये हो नहीं सकता कि कोई भी पार्टी का मेंबर अपने दो सीनियर रहनुमा, अपने जो दो सरबराह हैं पार्टी के, उनके हवाले से गुफ्तगू करने के लिए फ़ौजी क़यादत के पास जाए और वो अपने तय चला जाए, उसको जो है वो किसी ने ना कहा हो और वो इजाज़त के बगैर चला जाए। ऐसे कैसे मुमकिन है? यकीनी बात है कि उन ज़ुबैर साहब की मीटिंग्स का इल्म नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ को होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि नवाज़ शरीफ के केसेस की बात, उनसे कोई डील करने की बात, उनको यहाँ से निकालने की बात, उन पे हाथ हल्का रखने की बात, मरीम नवाज़ को अपनी जो सियासत है उसको आगे जारी रखने की इजाज़त देने की बात, यानी ये कि जो प्रेशर्स आते हैं वो प्रेशर्स ना, इस तरह की तमाम बातें जो हैं वो हुई हैं और ये मुमकिन नहीं है कि मरीम नवाज़ को उसका इल्म ना हो। एक बहुत अहम पहलू इन मीटिंग्स का ये है कि क्या ये जो तमाम राज सामने लाए गए हैं कि सियासतदानों की ये मुलाकातें हुई हैं और होती हैं, जो कि पहले पब्लिक को इससे लाइल्म रखा जाता, यानी अगर ये चीज़ें सामने ना आती तो जो आवाम थी उसको ये इल्म नहीं था कि उनके सियासतदान जो हैं वो इस तरीके से ख़ुद से कह कर बात जाते हैं। क्योंकि हमने हमेशा देखा कि बहुत सी तनकीद होती है फ़ौज के ऊपर। क्या नवाज़ शरीफ साहब ने ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में जो जारहाना तकरीर फ़ौज पर की थी, ये इंकशाफात जो किए गए हैं, ये जो तमाम मीटिंग्स के तफसीलात सामने लाई गई हैं, ये उसका जवाब है? क्या नवाज़ शरीफ की फ़ौज पर तनकीद का जवाब दिया गया है कि आप दिन के उजाले में पर तो हम पे तनकीद करते हैं लेकिन आप ही हमसे मुलाकातें करते हैं, और फिर किससे कितनी क्या मुलाकातें हुई ये भी तफसीलात बता दी गई? क्या ये फ़ौजी क़यादत की जानिब से जवाब है उस तकरीर का और उस तनकीद का जो कि हमेशा की जाती है? या फिर ये वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की तरफ से जवाब है कि उनको ये कहा जाता है कि उनके पीछे उनकी बैक पर फ़ौज है, उनको लाने वाली ये फ़ौज है? तो क्या उन्होंने जवाब दिया है कि हमेशा उनको कहा जाता है तो अब सब कुछ आवाम के सामने रख दिया जाए कि और कौन कौन फ़ौजी क़यादत से गुफ्तगू करता है, क्या क्या जो हैं वो मार्जिन्स और क्या क्या फेवर्स मांगे जाते हैं, क्या क्या बातें की जाती हैं? वैसे तो हम में से कोई भी इससे लाइल नहीं है कि पाकिस्तान के माजी को अगर हम उठाकर देख लें तो अभी तक जो है 60-70 सालों में तमाम सियासतदान जो हैं वो सब के सब कहीं ना कहीं फ़ौज से मुलाकातें करते, उनकी आशीर्वाद हासिल करते, उनसे फेवर्स लेते नज़र आए हैं। लेकिन इसके बावजूद तनकीद जारी रहती है। लेकिन इस वक्त ये मामला बहुत अहम इसलिए है कि ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में ये जो एजेंडा रखा गया था, जो तकरीरें हुई हैं, उसमें ना सिर्फ ये कि जो इक़्तिदार में जमात है उसके, बल्कि फ़ौज के ख़िलाफ़ भी बहुत ज़्यादा तनकीद की गई। क्योंकि नवाज़ शरीफ की तरफ से ये कहा गया था कि हम जो बात कर रहे हैं, हमारा जो मुखातिब है वो इमरान ख़ान नहीं है बल्कि उसको लाने वाले हैं। तो उनको अब जवाब मिल गया होगा कि अगर आप आवाम को नहीं बताते तो फिर अब किसी और ने आवाम को बता दिया कि क्या कुछ होता है। ये इतने अहम मामलात हैं कि इसके ऊपर जो एक नैरेटिव, एक बयानिया तरतीब दिया है ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम लीग नून और दीगर जमातों की तरफ से कि ये अब हुकूमत के ख़िलाफ़ और फ़ौजी क़यादत के ख़िलाफ़ एक जो है तहरीक जन्म ले रही है और MRD की तरह की एक तहरीक लाई जाएगी जिसमें एक कैंपेन चलेगी, जिसमें एक मज़ाहमती तहरीक का आगाज़ होगा और तमाम जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो मिलकर इस मज़ाहमती तहरीक में हिस्सा लेंगी और इस हुकूमत को हटाएँगी। या तो मिड टर्म इलेक्शन होंगे या तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी और बहुत ज़्यादा तनकीद जो है वो फ़ौज पर की गई। तो क्या अब ये जो ये तमाम शिराज़ा बिखरता हुआ नज़र नहीं आ रहा इन मुलाकातों के बाद? क्योंकि ज़ाहिर है कि जब ये जमातें निकलेंगी और मज़ाहमती तहरीक का आगाज़ करेंगी तो आवाम
अगर उनके साथ नहीं होगी तो वो इस तहरीक को नहीं चला पाएंगे। पहली बात तो ये कि MRD की तरह की ये तहरीक बनती हुई नज़र नहीं आ रही। इसकी कुछ वजूहात ये हैं कि MRD में जो है वो एक गरीब पिसा हुआ तबका शामिल था, मज़दूर तबका शामिल था, उसमें वो लोग भी शामिल थे जो कि जिनका उसमें कोई स्टेक नहीं था, लेकिन वो सिर्फ अपने हक़ के लिए अब एहतजाज करे तो उसमें शामिल हुए थे। जबकि ये जो तहरीक है इसमें तमाम बड़े बड़े वो पार्टी लीडर्स सामने आ गए हैं, वो शामिल हैं, वो जमातें शामिल हैं जो आवाम के सामने बहुत ज़्यादा तनकीद करती हैं, साम्राज्य की बात करती हैं और फ़ौज पे बहुत, लेकिन उसके बाद जब उनको मदद चाहिए होती है तो फ़ौज की तरफ देखती हैं और उनसे मुलाकात करती हैं, उनसे डील करती हैं। तो ऐसी सूरत हाल में क्या ये नैरेटिव और क्या ये बयानियाँ और क्या ये तहरीक जो अब चलाई जाएगी, अगर इस्तीफ़े आते हैं और अगर इस्तीफ़ों के बाद जो है ये हुकूमत हटाओ तहरीक का आगाज़ होता है तो वो किस हद तक पुरअसर होगी और किस हद तक असरअंदाज होगी लोगों पर, लोग उसमें किस हद तक साथ देंगे। इसके बाद जो कुछ हो चुका, जिस तरीके से फ़ौजी क़यादत की तरफ से ये तमाम मामला सबके सामने रख दिया गया कि कितनी मीटिंग्स जो हैं खुफिया मीटिंग्स हो चुकी हैं और उसमें क्या क्या मौज़ूआत रखे गए हैं और किस तरीके से डील की बात की जाती है या फेवर्स लेने की बात की जाती है, तो किस हद तक अब ट्रस्ट होगा। जो एक नई मूवमेंट चल रही है इसके ऊपर लोगों का, ये आने वाले दिन बताएंगे। लेकिन लोग जो हैं वो अब ये जान गए हैं कि लोग शायद बेवकूफ़ बनते रहते हैं और तमाम लोग मिलकर जो है सियासतदान वो आवाम को बेवकूफ़ बनाते रहते हैं। शुक्रिया।